नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस चैनल में आगे ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट अपलोड किए जाएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर पीसीएस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने में मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपकी बहुत ही सहायता करेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा आपको आज नहीं तो कल जरूर होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी विषय को अत्यधिक सुलभ और उसे क्रमबद्ध तरीका से पढ़ने के लिए उसे उसके लक्षणों तथा गुणों के आधार पर कुछ वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसे साक्ष्यों तथा स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड में ऐतिहासिक काल। तो चलिए अब हम देखते हैं जो साक्ष्यों तथा स्रोतों के आधार पर हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, आखिर वे साक्ष्य तथा स्रोत क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्यों ने कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किए, अर्थात इस काल के विषय में हमें जितनी भी जानकारी मिली है वह केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही मिले हैं, इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि इस काल के विषय में हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जानकारी मिल पाई है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो पाषाण काल इसका एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि इस काल के विषय में हमें जितनी भी जानकारी मिली है वह केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिली है। किस काल के विषय में? पाषाण काल के विषय में। सेकंड में आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन क्रिया प्रचलन के बाद जो उपलब्ध लेख है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात इसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि इस काल के विषय में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तो जानकारी मिलती ही है, उसके साथ साथ इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक उदाहरण है, यानी इसके अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जितनी भी जानकारी अभी तक मिल पाई है वह केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिले हैं, और इसके कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा थर्ड में है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन क्रिया प्रचलन के बाद जो उपलब्ध लेख है उसे पढ़ा जा सका है, अर्थात इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। यानी कि ऐतिहासिक काल के विषय में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा भी जा सका है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा गया है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो वैदिक सभ्यता से आगे जितने भी काल या समय है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो मौर्य वंश आदि जो है वे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो साक्ष्यों तथा स्रोतों के आधार पर हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड में ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा भी जा सका है। अब हम आगे देखते हैं।
और जो आज यह वीडियो है, यह वीडियो पूरी तरह से प्रागैतिहासिक काल के विषय में है। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के विषय में यदि सबसे पहले किन्हीं ने अध्ययन शुरू किया था तो वे थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। उन्होंने ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के विषय पर प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद उसी के आधार पर उन्होंने खोजबीन किया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1863 ईस्वी को, कब 1863 ईस्वी को मद्रास के पल्लावरन से सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। इसलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक, भारतीय, यहाँ नोट कीजिए, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और अगर बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक की, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है, तो इसको एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं पाषाण काल। तो चूंकि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा है, जिस प्रकार आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत का इतिहास का भाग है, उसी प्रकार आपका पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा है। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल वह काल था जिस काल में मानव अपने दैनिक जीवन के लिए केवल पत्थरों से बने वस्तुओं का उपयोग करते थे। अर्थात पत्थर के उपयोग के उस काल को, पत्थर के उपयोग के उस काल को पाषाण काल कहते हैं। यानी कि इस काल के जो मानव थे वे पूरी तरह से पाषाण उपकरणों, यानी कि पाषाण से बने वस्तुओं का उपयोग करते थे। जैसे पाषाण के घरों में रहते थे, पाषाण से बने बर्तनों का उपयोग करते थे, और यहाँ तक कि ये पाषाण के औजार का भी उपयोग करते थे। अब जो आपका पाषाण काल है उसे भी, यानी कि इस काल के जो पत्थर थे उसके आकार तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। तो 3 भाग वो क्या है देख लेते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे कि जो 3 भाग इसके बांटे गए आखिर उनसे कौन से पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो वह सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, सेकंड में है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, थर्ड में है नव पाषाण काल। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल का, उसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी इस काल के जो मानव थे वे पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर थे। यहाँ काल के नाम से ही पता चलता है कि मानव पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर थे। अगर इस काल की जो काल यानी समय की बात की जाए तो यह लगभग 5 लाख ईसा पूर्व को स्टार्ट हुआ था और लगभग इसका 9000 ईसा पूर्व को एंडिंग हो गया था। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है वह 5 लाख ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। इसका जो काल था वह 5 लाख से प्रारंभ हुआ और 9000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगर इस काल के मानव की बात करें कि इस काल के मानव क्या थे, तो वे मुख्य रूप से आखेटक अर्थात शिकारी, आखेटक यानी शिकारी होता है, शिकारी और खाद्य संग्रहक यानी कि भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। क्योंकि प्राचीन काल वह काल था जिस काल में मानव पूरी तरह से आदि मानव की तरह जीवन यापन करते थे। जंगलों में रहना, आखेटक अर्थात शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। वे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? खाद्य संग्रहक कहा गया है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो पूरा पाषाण काल है उस काल के जो मानव थे वे आखेटक अर्थात शिकारी थे और खाद्य संग्रहक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए भटकते रहते थे। तो उदाहरण के लिए वे किसी क्षेत्र के जंगल में जाते थे और वहां के जो जानवर होते थे उनका धीरे धीरे शिकार करना
और जब उस क्षेत्र के जंगल में जानवरों की संख्या घट जाती थी तो वे दूसरे स्थान पलायन कर जाते थे। तो भोजन के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, इसलिए उसे खाद्य संग्रह कहा गया है। इस काल के जो मानव थे वे क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, जेट आदि पत्थरों का उपयोग करके, ये सब पत्थर के प्रकार है आदि पत्थरों का प्रयोग करके वे औजार अपने लिए बनाते थे। तो जो प्राचीन काल के मानव थे वे अपने लिए क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, जेट आदि पत्थरों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाते थे। और जो वे औजार बनाते थे यानी जो प्राचीन यानी पुरापाषाण काल के जो मानव थे वे चॉपर चॉपिंग परंपरा के अंतर्गत क्या बनाते थे? क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, जेट आदि पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाते थे। किस परंपरा के अंतर्गत? चॉपर चॉपिंग परंपरा के अंतर्गत। चॉपर चॉपिंग क्या है? चॉपर चॉपिंग एक ऐसी परंपरा थी या है जिसमें गोल पत्थरों के किनारे वाले भाग को किसी भी चीज से तोड़ दिया जाता था और उसके जो बीच वाला भाग होता था उससे औजार बना लिया जाता था। इसे ही चॉपर चॉपिंग परंपरा कहते हैं। इसके अलावा इस काल में जो थे आग का खोज हो चुका था, यानी कि पुरापाषाण काल में आग का खोज हो गया था। लेकिन इस काल के जो यानी कि पुरापाषाण काल के जो मानव थे वे आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे, वे केवल इसकी खोज किए थे। यानी कि वे इतना ही जानते थे कि दो पत्थरों का आपस में टकराएंगे तो उसमें क्या होगा? केवल आग यानी चिंगारी ही उठेगा। आग मतलब वे प्रयोग करना नहीं जानते थे, वे इससे खाना बनाकर मतलब इसका प्रयोग करके वे खाना नहीं बना पाते थे पहले, यानी कि पुरापाषाण काल में। इस काल में चित्रकारी की भी शुरुआत हुई थी और यह पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस काल में चित्रकारी की शुरुआत यानी कि मानव को एक कला की जानकारी थी, इसमें मानव चित्रकारी की शुरुआत हो चुकी थी इस काल में। और भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं जो पुरापाषाण काल के हैं। और यह जो चित्र है वह ना केवल पुरापाषाण काल के हैं बल्कि मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के भी हैं, यानी कि तीनों कालों के चित्र मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। अब पुरापाषाण काल के भागों की बात करें तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो चूंकि पुरापाषाण काल सबसे लंबा टाइम पीरियड था इसका, जो पुरापाषाण देख सकते हैं 5 लाख से 9000 ईसा पूर्व। और बात की जाए कि मानव अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस काल में बिताया है तो वह कौन सा काल था? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में ही मानव अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया था। और पुरापाषाण काल के इसी लंबे टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट दिया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड में है उच्च पुरापाषाण काल। किसके आधार पर? जो औजार वे बनाते थे ना उसके स्वरूप के आधार पर इसके 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, यानी कि इस काल में बड़े पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाया जाता था। फिर आया उसके बाद मध्यपाषाण काल। तो इस काल में जो लोग होते थे इस काल की तुलना में यानी कि निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में अत्यधिक नहीं मतलब इससे छोटे पत्थरों का उपयोग करके वे हथियार बनाने लगे। और फिर उच्च पुरापाषाण काल में लोग इन दोनों कालों की तुलना में यानी कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल की तुलना में अत्यधिक छोटे हथियार बनाने लगे थे। तो हथियारों के स्वरूप के आधार पर जो पुरापाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड में उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल यानी कि इस काल के जो मानव थे वे आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। इस काल में औजार बनाए जाते थे क्वार्ट्जाइट का, जैस्पर का, जेट का आदि पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाया जाता था। इस काल में लोग चॉपर चॉपिंग परंपरा के अंतर्गत हथियार बनाते थे। इस काल में आग की खोज हुई थी और इस काल में चित्रकारी की भी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल का। तो मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद यानी कि इसका जो समय था वह पुरापाषाण काल के बाद 9000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक था। यह लगभग 5000 ईसा पूर्व तक चला था। अगर इस काल के यानी कि मध्यपाषाण काल के मानव की बात की जाए तो वे पुरापाषाण काल की भांति आखेटक बने रहे और पुरापाषाण काल की भांति खाद्य संग्राहक भी बने रहे। लेकिन इसमें एक नया परिवर्तन आया कि इस काल के जो मानव थे वे पशुपालन यानी कि
पशुओं को पालने की शुरुआत की है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वे ना केवल शिकार में मदद करते थे बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते थे। कौन? कुत्ता। तो इसे सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। इसके बाद इस काल के जो मानव थे वे किस पत्थरों का उपयोग करके हथियार बनाते थे? तो वे थे स्फटिक, कार्नेलियन, ग्रेट, कैल्सिडोनी आदि पत्थरों का उपयोग करके वे यानी कि मध्य पाषाण काल के लोग औजार बनाते थे। इन पत्थरों का उपयोग तो किया ही जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल जैसे ही आया, जैसे जैसे मानव धीरे धीरे विकास की ओर गए, तो धीरे धीरे स्फटिक, कार्नेलियन, ग्रेट, कैल्सिडोनी आदि पत्थरों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद इस काल को माइक्रोलिथ एज यानी सूक्ष्म काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में प्रयुक्त होने वाले औजारों की जो आकार होती थी वो बहुत ही छोटा हो गया था। वह पूरा पाषाण काल की तुलना में अत्यधिक छोटा हो गया था। इसलिए यानी कि जो औजार पहले इतना बड़ा होता था तो वो इतना बड़ा हो गया था। इसलिए इसे क्या कौन सा काल कहा गया है? माइक्रोलिथ एज यानी कि सूक्ष्म काल कहा गया है। इसी काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में तीर कमान प्रणाली का आविष्कार हुआ था। तो आप देखते हैं हम नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था यानी काल था वह 6000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व था। 6000 से लेकर कितना? 2000 ईसा पूर्व, यानी कि यह लगभग 4000 ईसा पूर्व तक था। अगर इसके मानव यानी कि इस काल के यदि मानव की बात की जाए तो इस काल के जो मानव थे वे पहले खाद्य संग्राहक थे। पहले क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। लेकिन इस काल में लोग खाद्य उत्पादक हो गए थे। यानी कि इस काल में लोग अब पहले चीजों यानी कि खाना को वे बटोरते थे, वे भटकते थे, लेकिन इसमें यानी नवपाषाण काल में लोग अब धीरे धीरे अपने से खेती करने लगे। लोगों को धीरे धीरे कृषि की जानकारी हुई। और चूंकि कृषि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी देख रेख के लिए वहां निरंतर रहना आवश्यक था, अतः लोगों ने कृषि की शुरुआत के साथ साथ स्थायी निवास की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया। और इस काल में पशुपालन भी स्टार्ट हुआ था। इस काल में यानी नवपाषाण काल में जो पशुपालन हुआ था वह विधिवत तरीका से यानी कि विधिवत रूप से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। यानी कि इस काल में जो लोग थे वे पशुओं का एकदम मतलब लाभ उठाना जानते थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी वह व्यवहारिक रूप से हुई थी। इसमें लोग के उतना लाभ नहीं उठाते थे। जैसे इस काल में लोग गाय पालते थे, बकरी पालते थे, बैल पालते थे, वे बैलों को खेत में जोतते थे, गाय से दूध लेते थे, लेकिन वे इतना लाभ नहीं उठा सकते थे इस काल के मानव। तो ये कहीं ना कहीं मतलब लाभ उठाते थे और विधिवत तरीका से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल के जो औजार बनाए जाते थे वे हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। हालांकि कहीं कहीं इस काल के भी हड्डियों के औजार मिले हैं, लेकिन अधिकतर इस काल के मिले हैं यानी नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। तो अधिकतर हड्डियों के औजार इसी काल के पाए गए हैं। और कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। यानी कि नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह मेहरगढ़ से। यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का सबसे पहले कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। लेकिन हाल ही की खोजों में यह पता चला है कि कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य वर्तमान में लहुरा देव जो यूपी में है कि संत कबीर नगर में है। यानी संत कबीर नगर से है। पहले था मेहरगढ़, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ है? लहुरा देव के संत कबीर नगर से। ये कहाँ है? यूपी में है। दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम पीरियड में हालांकि कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ वहाँ आप टाइम पीरियड को शायद मैच नहीं कर पाएंगे, यानी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वह प्रत्येक जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, ये केवल अनुमान के लिए मतलब इसको दर्शाया जाता है। और दूसरा, वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूज है कि ये टाइम पीरियड सही है या नहीं।